इसलिए दोस्तों हमारी जिम्मेवारी है, देश की 140 करोड़ की जनता, उसका हेल्थ को सुनिश्चित करना है। हमारी जिम्मेवारी है, हमें विश्व की हेल्थ की भी चिंता करनी है। हेल्थ हमारे लिए केवल देश के परिप्रेक्ष्य का विषय नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में मानने वाले लोग हैं। विश्व हमारा परिवार है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी जीवन शैली है। हमने जो ज्ञान दिया है, हम उसकी पेटेंट नहीं लेते हैं। हमने योग की पेटेंट करवा ली तो ये तो हमारी पेटेंट है ना, हमारा ऋषि मुनियों ने दी हुई गिफ्ट है। लेकिन भी हम उसकी पेटेंट नहीं लेते हैं। दुनिया योग करे, हम खुश होते हैं। दोस्तों, चरक कहते थे, हमारे ऋषि मुनि कहते थे, वैसा दुनिया करे। हमने कभी उसके लिए पेटेंट की बात नहीं कही है। हमने दुनिया की सेवा की है। और इसलिए कोविड क्राइसिस के दरमियान आप लोगों ने देखा, उस वक्त हमारे पास अवसर था। जो हेल्थ को हमने कॉमर्स के रूप में देखी होती ना, तो हमारे पास अवसर था। दुनिया के पास उस वक्त मेडिसिन नहीं थी। हम चाहते तो अपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर इंजेक्शन का जितना चाहे इतना पैसा ले सकते थे और दुनिया देने के लिए मजबूर थी। समय होता है तो हम भी दुनिया को पैसा देते ही हैं। लेकिन जब दुनिया में कोई मेडिसिन बनने लग जाती है तो उसमें देश का तो भला होता ही है, लेकिन विश्व का भी भला इसलिए हो जाता है, इंडिया में एफोर्डेबिलिटी होती है। हमारे यहां सस्ती मेडिसिन होती है। सस्ती क्यों होती है? 15,000 से अधिक हमारी फार्मा कंपनी है। वो केवल कॉमर्स नहीं देखती है, वो सोचते हैं कितनी प्राइस रखनी चाहिए। आज कई रेयर डिसीज ऐसा है जिसकी मेडिसिन हमें दुनिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी कीमत डोज की, एक सालाना डोज की करोड़ों रुपयों में होती है। लेकिन यही मेडिसिन, मैंने 6 महीने पहले नीति आयोग को कहा था कि हमारी फार्मा कंपनियों से बात करो। और हाइड्रोक्सी यूरिया हम जब लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो इतना महंगा आता है, 60-17 लाख रुपए का एक ईयर का डोज की कीमत होती है। तो मैंने कहा इंडिया में नहीं बना सकते हैं। तो हमारी कंपनियों ने मेहनत करी, इंडिया में ही बना दिया। कीमत क्या हो गए? 15 से 17 लाख। जिसकी कीमत होती थी 60 से 17 लाख, उसकी कीमत हो गई 10 से 15 लाख। विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 90 में से 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। तो पार्टी के तरफ से एक कार्यक्रम अभी चल रहा है, कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम, और संभाग स्तर में हम लोग सम्मान कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का, जिसमें हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और जो चुनाव के भी प्रभारी थे, ओम प्रकाश माथुर जी भी जा रहे हैं, हम स्वयं जा रहे हैं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम जा रहे हैं, हमारे प्रदेश के एसोसिएशन अध्यक्ष जा रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को मतलब आभार, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और शुरू हो रही है, क्या ट्रैफिक का अरेंजमेंट रहेगा, किस तरह से पूरा प्लानिंग है, और किस तरह से सब लोगों को सहूलियत रहे? वीवीआईपी मूवमेंट और लोगों का कन्वीनियंस ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद पुलिस ने कोई रास्ते कल बंद नहीं किए हैं, लेकिन जब रोड शो शुरू होगा उससे थोड़े समय पहले और थोड़े समय बाद के लिए एयरपोर्ट सर्कल से लेके इंदिरा ब्रिज का जो ट्रैफिक है वो बंद किया जाएगा, और जब वीवीआईपी मूवमेंट खत्म होगी उसके बाद वो ट्रैफिक शुरू किया जाएगा। सभी लोगों से विनती है कि जो लोग एयरपोर्ट जाने वाले हैं वो अब 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए। उसके साथ साथ अगर कोई लोग अटके हैं और इंदिरा ब्रिज या नरोडा साइड से आ रहे हैं तो उनसे विनती है कि वो
भद्रेश्वर से सरदार नगर होके प्रिस्टीन कट से फिर एयरपोर्ट अपनी जर्नी जो है वो कर सकते हैं। खास करके पीएम और यूए के प्रेसिडेंट के जो इस तरह से रोड हो रहा है उसी समय के दरमियान कितने बजे रहेगा और क्या व्यवस्था रहेगी? ये जो मूवमेंट है वो शाम को 5 बजे से बंद होगा और अराउंड 6 बजे तक ये व्यवस्था जो है वो रहेगी, क्योंकि बार बार अलग अलग वीवीआईपीज़ के कॉन्वॉइज वहाँ से पास ऑन होंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद सिटी के लोगों से विनती है कि इस रोड का उपयोग उस समय पे अवॉइड किया। कितने बजे रोड शो होगा और क्या कितने बजे तक? 5 से 6 के बीच में ये रोड शो शुरू होगा और उसके बाद 6 बजे के बाद वहाँ का ट्रैफिक जो है नॉर्मल होगा। कितने जवान लगे? अराउंड 500 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ इसमें लगे हैं अलग अलग वीवीआईपी मूवमेंट के लिए अलग अलग शिफ्ट में, लेकिन उसके अलावा लोकल पुलिस के साथ सहयोग करके भी अलग अलग पॉइंट पे जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट रखी है। थैंक यू। इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है। केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी शकुंतला बेन को भी गिरफ्तार कर दिया। ये तो हद हो गई। ये तो एक तरह से शकुंतला बेन तो आदिवासी समाज की बहू है, उनके घर की बहू है। उनके घर के बहू को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। तो पूरा आदिवासी समाज रोष में है। कल हम लोगों ने रैली भी की थी जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं, चैतर वसावा जी से जेल के अंदर शकुंतला बेन से भी मिले हम लोग। दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हौसले बुलंद हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अंत पंत में बीजेपी को गुजरात से उखाड़ के फेंकना है और जनता उखाड़ के फेंकेगी। हम लोग तो बहुत छोटे हैं, एक मिनट बात करने और जनता इनको उखाड़ के अब इनकी हद हो गई है। सर से पानी उतर गया है इनके अत्याचार का, इनकी तानाशाही का। जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। चैतर वसावा का कसूर क्या था? चैतर वसावा जनता के लिए लड़ते हैं। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जनता पे झूठी एफआईआर करते हैं तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। जब उनकी किसानों की जमीनें छीन ली जाती है तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। चैतर वसावा उनके स्कूल और अस्पताल के लिए लड़ते हैं। तो जनता के मुद्दे उठा रहे थे जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। कल हमने ऐलान किया है कि चैतर वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले। उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को लगी है और उनको भी जल्दी बेल मिले। अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उनको जिताएगी। आज क्या कहते हैं? आज ये फिर से वही मामला उठाएंगे और आप लोगों को दिमागों में वो बातें डालेंगे, मैं बयान नहीं कर सकता। अरे 370 हमने नहीं बनाया था, ये महाराजा जम्मू कश्मीर महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने लगाया था 1927 में। ये याद रखिए 1900 में क्यों लगाया था? उस वक्त ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था। उसको डर था कि हमारे लोग गरीब हैं और ये पंजाब से लोग आएंगे, यहाँ बस जाएंगे और हमारे गरीब लोग अपनी जमीनें बेच डालेंगे। इनको बचाने के लिए उसने कानून लाया। कहा नौकरी का कानून उन्होंने लाया कि कोई नौकरी यहां बाहर का नहीं ले सकता। यहां के बाशिंदे जो हैं, जम्मू के हों, कश्मीर के हों, लद्दाख के हैं, उसको देंगे हम नौकरी। ये था 370 उस वक्त का साल। देखिए इन्हें बड़े ढोल बजाए और कमाल ये ना कि जम्मू वालों ने बहुत ढोल बजाए और ढोल बजाए के साथ 370 खत्म, बहुत अच्छा हुआ। आज पता लग रहा क्या हो रहा है। आज कहाँ है जम्मू वाले की नौकरी? जैसे अभी इन्होंने फरमाया, कहाँ है? एक नौकरी थी, वो भी केरला से आया यहां नौकरी करने के लिए। क्या हमारे लोग बेवकूफ हैं? क्या हमारे यहां पुलिस में सब बाहर से आएंगे? क्या हमारे लोग इतने गधे हैं कि वो डीजी नहीं बन सकते, वो आईजी नहीं बन सकते, वो सुपरिटेंडेंट पुलिस नहीं बन सकते? वो क्या उनको सिपाही रहना है सिर्फ?
Hello. Good afternoon, ma'am. Congratulations for your landslide victory. My name is Ashok Raj. I'm from ANI. My question is simple. What's your target in next 5 years internationally in terms of Bangladesh? And second, are you in the positions to tell us what kind of greetings have you exchanged with the India, especially with the Prime Minister Modi after your winning? My first question to you that what's your target in next 5 years internationally in terms of Bangladesh? Yeah. And second question, what kind of greetings are you receiving from India, especially any talks between Prime Minister Modi? Well, you know, India is a great friend of Bangladesh. 1971, they supported us, and also 75, they gave shelter to us, me and my sister and myself, and also other family members. So India, we consider our next door neighbor, and we have many problems, but we solve it through bilaterally. So I really appreciate that with neighbor we have wonderful relationship. And as you know that I have a good relationship with every country. That is our motto, that friendship to all, malice towards none. So we are following that. And my next 5 years, I already told you that the economic progress, ensure people a better life. That is my main aim, and all the works we have started, I want to fulfill that so that my people get a prosperous life. That is my main aim. Already I have declared our election manifesto. So every time when we declare our election manifesto, every year when we prepare our budget, we follow our election manifesto. How much we promise to people and how much we could have done and how much we have to do. So, and that way every year when we prepare our budget, we always go through our election manifesto and we try to fulfill. Besides that, if any other issue comes, we always work to solve that and develop. So development of our people and country, that is my main aim. मैं बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि मैं राज्यसभा के नामांकन भर के आ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी नेतृत्व मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी का हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ, उनको शुक्रिया करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ जैसी आम महिला को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया। 2006 में ये आंदोलन हमने अरविंद केजरीवाल जी के साथ शुरू किया था, झुग्गियों में सुंदर नगरी की, दिल्ली की, और आज ये आंदोलन संसद में जाकर बोलेगा। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है कि पिछले 8 सालों में मैंने दिल्ली महिला आयोग में शिद्दत से काम किया है, बहुत मेहनत करी है, दिन रात तपस्या करी है, कई बार अनशन करके देश में कानून बदलवाए हैं, 1,70,000 केसेस की सुनवाई करवाई है। तो जो आवाज महिलाओं के लिए सड़क से गूंजती थी, अब वही आवाज संसद से गूंजेगी, महिलाओं के लिए भी और देश के सभी शोषित, वंचित और गरीबों के लिए। कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में, इस सफर में अमृतकाल से शताब्दी काल तक भारत का एक एक नागरिक का योगदान, एक एक नागरिक के बाजुओं को, के दिल को, की आत्मा को हमें सशक्त करना होगा ताकि भारत को विश्व गुरु के रूप में हमें स्थापित करना होगा। और उसी तारतम्य में मोदी की गारंटी, आयुष्मान कार्ड की गारंटी, सम्मान निधि की गारंटी, उज्ज्वला योजना की गारंटी, आवास योजना की गारंटी, एक योजना की गारंटी 10 वर्षों में जो हम लोग ने सफर तय किया है और जो अगर बाकी है तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि तीसरी टर्म में भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने का संकल्प, और उसी के साथ बाकी जितने भी लोग छूटे हुए हों उन सभी को एक एक योजना का 100% सैचुरेशन पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। चाहे वो गैस हो, चाहे पानी हो, चाहे जल हो, चाहे घर हो,
100% सैचुरेशन, ये प्रधानमंत्री की गारंटी है तीसरी टर्म की। वेदर जो है कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है लगभग दिसंबर का पूरा महीना, और जनवरी के भी अभी तक जो गया है फर्स्ट वीक वो पूरा ड्राई रहा है, और कमिंग डेज में भी कोई मेजर प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है। तो वेदर अमूमन 16th आफ्टरनून तक जो है ड्राई रहने के चांसेस हैं जो अभी के कंडीशंस हैं। इसमें यह है कि पिछले 3-4 सालों के अंदर हमने एक अर्ली स्नोफॉल का ट्रेंड देखा था यहाँ वैली के अंदर, और वो इस साल जो है मिसिंग है, और कोई मेजर स्पेल एज ऑफ नाउ स्नो का नहीं हुआ है। तो इसमें एक तो आपका अल नीनो जो है वो परसिस्ट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, जब से मानसून विड्रॉवल के बाद, और कमिंग मंथ्स में भी नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर भी अभी जो इंडिकेशंस दिखा रहे हैं ग्लोबली, उसमें भी जो है वो अभी परसिस्ट करने के चांसेस हैं। तो अमूमन देखा गया है कि जब भी अल नीनो ईयर्स रहा है तो उस टाइम यहाँ पे विंटर में डेफिसिट प्रेसिपिटेशन देखने को मिला, लेकिन नॉट एट ऑल द केसेस। जब भी अल नीनो हुआ है ऐसा नहीं है कि हर टाइम ड्राई हुआ, ऐसा नहीं है। मेजर केसेस में आपका ड्राई स्पेल यहाँ देखा गया है। तो इसमें आपका एक तो जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं वो चेंज होते हैं, जिसके कारण जो आपका जो ओवरऑल अर्थ का जो एनर्जी बजटिंग है वो पूरा चेंज होता है, जिसकी वजह से आपका जो विंड्स हैं उसका डायरेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन एक ब्रॉडर पिक्चर में जो है ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल अर्थ का इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ ड्राई स्पेल हमने देखा। इससे पहले 2022 के आसपास था, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड था, और 2018 का जो दिसंबर जनवरी था वो भी लगभग ड्राई था, थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेशन हुआ था लेकिन ना के बराबर। और इसी तरह 2015 का जो जनवरी था, 2014 का दिसंबर था, और 1996 में दिसंबर जनवरी दोनों, 87 का दिसंबर जनवरी दोनों, 84 का भी आपका दिसंबर जनवरी दोनों। तो ये इन बिटवीन कुछ सालों में ऐसा ड्राई स्पेल जो हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो है ड्राई निकला है, और जम्मू रीजन के अंदर भी अभी आने वाले दिनों में खासकर कल जो है थोड़ा राहत मिलेगा, फॉग जो है उसकी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जो है फिर से फॉग रीअपियर होने के चांसेस हैं, रीडेवलप होने के चांसेस हैं, और वहाँ पे कोल्ड डे लाइक कंडीशंस, इवन की जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो यहाँ से कम जा रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो ठंड, डे टाइम जो ठंड होती है उसको कोल्ड डे कंडीशंस कहते हैं। तो वो जो है कल तो चांसेस नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम एक फीबल WD आ रहा है, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा फॉग के भी कम होने के चांसेस हैं, और थोड़ा सा टेम्परेचर भी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। लेकिन उसके बाद खासकर 10 तारीख से फिर से जो है फॉग रीडेवलप होगा, और जो कोल्ड डे लाइक कंडीशन है जम्मू डिवीजन के अंदर वो फिर से जो है कंटिन्यू रहेगा। बाकी यहाँ वैली के अंदर भी वेदर अभी ड्राई है। आज थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है एक फीबल WD के कारण, और कमिंग डेज में भी कोई ऐसे वेट स्पेल के चांसेस नहीं है। तो 12 के आसपास भी एक फीबल WD, जिसके कारण थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है मिनिमम टेम्परेचर, और लगभग 16 जनवरी तक वेदर। आपका नाम? मेरा नाम बशीर अहमद चेची। बशीर अहमद साहब, इस टाइम आप गुलमर्ग में आप स्लेज का काम करते थे। पिछले साल की अगर हम मुकाबले बात करेंगे, पिछले साल तो बर्फबारी बहुत थी। जी जी तो जी। इस टाइम तो है ही नहीं बर्फबारी, इसके मतलब बताइए। और अगर असल में हम इसको देखेंगे तो पिछले 10 सालों से यहाँ पर बर्फ कम पड़ रही है। पहले यहाँ पर जब घोड़ा था, पोनी वाला और स्लेज वाला और स्कीइंग वाला, उस टाइम में यहाँ पर इन दिनों 10 फुट और 15 फुट बर्फ होती थी। लेकिन जब से ये गाड़ी ATV, स्नो बाइक हर जगह में यूज हुई, और इसकी वजह से पोल्यूशन हुआ और बर्फ पड़ने के चांसेस कम होते हैं। पहले यहाँ पर पोनी था, पोनी का कोई पोल्यूशन नहीं होता है। अब आप देखो कि यहाँ पर गुलमर्ग स्टैंड में इस वक्त जो श्रीनगर की गाड़ी आ रही है, यहाँ पर इस वक्त कम से कम 3000 गाड़ी जो है यहाँ की लोकल गाड़ी, उनको जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि गाड़ी वालों ने यहाँ पर बहुत भीड़ मचाई है। पोनी वाले का जो है सब काम खत्म है, ये बेचारे इस वक्त तरस रहे हैं। गाड़ी वाला 10 सवारी सोमो में बैठाता है, उनको 1000 रुपया करेगा तो केबल कार गंडोला ले जाएगा, वहां से 200 रुपया घोड़े वाले को देगा, वो 10 आदमी 200 रुपया बांटेंगे। पोनी वाला अगर खुद सवारी बैठाएगा तो उसको 500 रुपया गंडोला आना जाना मिलता था। लेकिन आज जो है यहाँ पर पोनी वाले का और स्लेज वाले का काम बिल्कुल खत्म है। वजीर साहब, इस टाइम कश्मीर में ड्राई स्पेल चल रहा है। कश्मीर की हम अगर बात करें, किसी जगह पे सुनो है ही नहीं, बर्फ है ही नहीं, क्या दुआ करोगे ऊपर वाले से? अब हम भी यही दुआ करते हैं, काम जो चलता है, अब हम भी अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि स्नोफॉल होना चाहिए। लेकिन हर सियानतदान यही कहता है कि यहाँ पर पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से बर्फ पड़ने की
हैं।